नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं हूं डॉक्टर राकेश शर्मा। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज की विशेष बातचीत में हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं धानुका समूह के अध्यक्ष श्री आरजे अग्रवाल जी। आज बातचीत होगी खेत पे, कल्याणों पे, किसानों पे, दुगनी आय पे, नकली उत्पादों पे और हम किसानों को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो आइए आज की बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर, आप अपनी कंपनी के विषय में कुछ बताएं, धानुका के विषय में। शर्मा जी, मैं कंपनी के विषय में बताने से पहले मैं अपनी शुरुआत के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि मैं कैसे इस क्षेत्र में आया। हमारे परिवार ने 150 साल पहले राजस्थान से दिल्ली और बम्बई में माइग्रेट किया था, क्योंकि राजस्थान में उसमें कुछ भी नहीं होता था। यहाँ तक पीने के पानी की समस्या होती थी और हम बारिश का पानी इकट्ठा करके उसको पी के गुजारा करते थे। हमारे यहाँ खानदानी काम 100 साल से कपड़े का रहा, लेकिन उस समय जब वो सड़ा हुआ लाल गेहूं बीच में मांग के हम खाते थे, कभी कभी हमारे बुजुर्ग लोग हमें भी कहते थे राशन की लाइन में लग जाओ, और शाम तक पता लगता था कि राशन खत्म हो गया और वो सड़ा गला गेहूं PL4 AC में बीच में मिलता था। उससे आत्मा को बड़ी चोट लगती थी कि क्या हम अपने देश में अपने खाने लायक अनाज भी नहीं उगा सकते। मैंने अपने पिताजी को मना किया, मैं कपड़े के व्यवसाय में नहीं आऊँगा और मैं खेती बाड़ी के व्यवसाय में जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि हम अपने देश में भी इतना अनाज उगा सके कि हमें किसी देश के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और मैंने 1968 में शांत कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद उस समय हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो ही रही थी। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो देश में एक जोश भरा था, जय जवान जय किसान का नारा देके, और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री हाउस में खुद बैलों की जोड़ी चलाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में लान उखाड़कर गेहूं बो दिया था। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो जोश भरा वो आज हमें भी लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और हमने देश में किसानों को बताया कि जो नए बीज तो आ गए, लेकिन इसमें जब तक फर्टिलाइजर नहीं डाला जाएगा तो पैदावार नहीं बढ़ेगी। और उस समय नॉर्थ इंडिया के किसानों के अंदर ये भ्रम था कि ये फर्टिलाइजर डालने से उनकी जमीन खराब हो जाएगी। तो हमने उनके खेतों में प्रदर्शन करके दिखाया, देखिए अगर आप ये फर्टिलाइजर डालते हैं तो आपकी पैदावार कितनी बढ़ती है और जमीन का कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरह हमने घूम घूम कर नॉर्थ इंडिया के राज्यों में किसानों को फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना सिखाया। जब फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना सिखाया तो पैदावार बढ़ने लगी। जब अच्छी पैदावार होती है, खेत में अच्छा फसल होती है, तो वहाँ अनवांटेड खरपतवार नाशक भी उगाते हैं जो जमीन से मॉइस्चर और फर्टिलाइजर का हिस्सा खींच लेते हैं। उनको मारने के लिए खरपतवार नाशक की जरूरत थी। कीड़े मकोड़े आते हैं, उनके लिए कीटनाशक की जरूरत थी। और जो बीमारियां फफूंदी जैसे आ जाती हैं, उनको मारने के लिए फफूंदी नाशक की जरूरत थी। तो फिर धीरे धीरे हमने इनकी भी मार्केटिंग शुरू की, इनका भी प्रयोग किसानों को सिखाया। हमने 1980 में एक कंपनी नॉर्दर्न मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका 1960 में हिंदुस्तान में लगी थी गुड़गांव में, वो देश की पहली फैक्ट्री थी जहां से पहला कमर्शियल पेस्टिसाइड गैमेक्सिन BSC बनके निकला था। क्योंकि ये BSC प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया था। ये इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज इंग्लैंड के द्वारा लॉन्च की गई दवाई थी और ये यूनिट सिक हो गई थी, बीमार हो गई थी। तो हमने इस यूनिट को खरीदा और 1980 में 8 अगस्त को खरीद कर हमने इस यूनिट में आमूल परिवर्तन धीरे धीरे शुरू किए और हम यहाँ धीरे धीरे नए कीटनाशक लाते गए। आज हमारे पोर्टफोलियो में 100 से अधिक कीटनाशक है और हमारा 6 जापानीज कंपनियों के साथ संबंध है। आज उनसे हम नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स लाकर अपने किसानों को मुहैया करा रहे हैं। मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दे के एक उदाहरण दूंगा
कि हमारे देश में एक मोथा खरपतवार होता है जिसको लबाड़ा, इंग्लिश में साइप्रस ओटेंडेंस कहते हैं, जिसका कोई कंट्रोल नहीं था और उसको हमारे किसान भाई रावण का सिर कहते थे और उसको खुरपी से निकाले तो वो उतना ही और बढ़ जाता था क्योंकि उसके नट्स और राइजोम्स के साथ अंदर होता था। हमने जापानीज कोलैबोरेशन निशान केमिकल से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया सेम्प्रा, जो इस खरपतवार को अंदर नट से और राइजोम तक मारता है और इस एक रीड के कंट्रोल हो जाने से किसानों की पैदावार खास तौर से मकई और गन्ने में 15 से 25% तक बढ़ गई। तो धानों का आम कीटनाशकों की तरह काम, कंपनियों की तरह काम न करके नई टेक्नोलॉजी पे विशेष जोर दे रहा है और जिनसे हम किसानों की पैदावार और आमदनी बढ़ा पा रहे हैं। आपने भी कीटनाशक की बात की। आपने अच्छे कीटनाशक किसानों की आय दुगनी करने में कैसे सहायक होंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि अच्छे कीटनाशक किसानों की आमदनी दुगनी करने में कैसे सहायक होंगे। इसमें मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा IERI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में। उन्होंने 2008 में पेपर पब्लिश किया था, वो आज भी मौजूद है और उस पेपर के हिसाब से 8 से 90% तक फसलों का नुकसान हो सकता है। ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर कैसा है और कीड़ों का हमला कितना है, उसके ऊपर 8 से 90% तक फसल नुकसान हो सकती है। ऐसे ऊपर डेटा कहता है कि हमारे एशियन कंट्रीज में 40% तक फसलों का नुकसान हो सकता है। सन 2021 में 9 लाख एकड़ चिल्ली की फसल बर्बाद हो गई थी साउथ इंडिया में, क्योंकि वहां पर उचित कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया गया और वो तो हाई यहां तक हो गई कि कुछ किसानों को आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कीटनाशक ना हो, और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो बंगाल का अकाल है 42 में, जहां हमारे लाखों लोग मर गए थे क्योंकि धान में एक बीमारी आ गई थी लीफ स्पॉट की, जिससे सारे धान के खेत बर्बाद हो गए और लोग एक एक दाने को मोहताज हो गए। उससे आप कीटनाशक की इंपोर्टेंस को समझ सकते हैं। रीसेंट एग्जाम्पल की बात करें तो श्रीलंका का उदाहरण है। उन्होंने अपने आप को, उनके पास इंपोर्ट करने के लिए फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के लिए पैसा नहीं था और उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनिक डिक्लेयर करा। तो आपने सब टीवी पे देखा है कि वहां अनाज के एक एक दाने के लिए कैसे लड़ाइयां हुई। आज कीटनाशक हमारी फसल में इंश्योरेंस का काम करता है और भारत सरकार भी एक मामूली कॉस्ट पे किसान को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। इसी प्रकार कीटनाशक का प्रयोग, सही प्रयोग, उत्तम क्वालिटी के प्रयोग, सही क्वालिटी के प्रोडक्ट किसान की पैदावार को बढ़ाते हैं और जो हमारा नुकसान है इसको अगर हम कंट्रोल कर लें या हमारी पैदावार हम चाइना के बराबर ले आए, इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा कि आज चाइना के मुकाबले हमारी जीडीपी एग्रीकल्चर से 1/3 है, जबकि हमारी जमीन चाइना से ज्यादा, वर्षा चाइना से हमारे यहाँ ज्यादा, किसान हमारे देश के वहां के किसानों से ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि चाइना के किसानों के पास ऑटोमेटिक मशीनरी आ गई, लेकिन हमारे देश के किसानों के पास वो टेक्नोलॉजी ऑटोमाइजेशन नहीं है, इसलिए बहुत सारे काम उनको हाथ से करने पड़ते हैं। और ये अफसोस का विषय है कि हमारे किसान भाई मजदूरों की इतनी मेहनत करने के बाद भी वो गरीब हैं। हमारी और डेवलप कंट्री से भी बात करें तो हमारी पैदावार बहुत कम है। अगर मक्का का उदाहरण दें तो अमेरिका की पैदावार 11.5 टन प्रति हेक्टेयर है, हमारे यहाँ शायद 3-3.5 टन के बराबर है। धान की एवरेज पैदावार करें तो हमारी आधी है चाइना के मुकाबले। सोयाबीन की पैदावार करें तो हमारे यहाँ 10 क्विंटल है और चाइना, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना वहाँ 30 क्विंटल है, 3 गुना हमसे।
तो आज ये विषय है, इस पे धनुका मेहनत कर रही है, काम कर रही है किसानों के बीच में। और जहां जहां हमने किसानों के साथ काम किया है वह हमने 50% तक किसानों की पैदावार बढ़ा दी है। और धीरे धीरे हम नई तकनीकों, जो ड्रोन्स जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, उसको हम किसानों तक ले जा रहे हैं। और उससे हम समझते हैं कि हम शायद किसानों की आमदनी दुगनी कर पाएं। आपने जैसे अभी तकनीक की बात की, अच्छे कृषि उत्पाद की आपने बात की, अच्छे कीटनाशक की आपने बातचीत की। आपने नकली जो कीटनाशक हैं, कृषि उत्पाद हैं, वो किसानों के लिए कैसे नुकसानदेह हैं, देश के लिए कैसे नुकसानदेह हैं, और आपकी जैसे कंपनी जो आर&डी में बहुत पैसा लगाती है उसके लिए कैसे नुकसानदेह, इस पर आप दर्शकों को बताएं। देखिए, आपने जैसा प्रश्न पूछा है कि भाई हमारे देश में कानून बने हुए हैं और पेस्टिसाइड कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 रूल 71 बने हुए हैं। अगर उनका क्रियान्वयन हो सही तरीके से तो नकली कीटनाशक जो बाजार में एक पैरेलल इंडस्ट्री हो गए हैं, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आज देश में कितनी बड़ी इंडस्ट्री ये बन चुकी है। अखबारों में रोज खबर पढ़ते हैं। अभी लेटेस्ट खबर में पढ़ रहा था मध्य प्रदेश की कि जबलपुर में छापे पड़े और 68 विक्रेताओं के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। कस्टम ने बंबई में 2 कंसाइनमेंट पकड़े और उनके हिसाब से सैकड़ों करोड़ की इसमें कस्टम की चोरी है। ये कोई 1-2 उदाहरण है, ये खाली जबलपुर में नहीं है, देश के हर राज्य और हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो रहा है। और नुकसान तो इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण क्या होगा कि चीन के मुकाबले हमारी 1/3 पैदावार है। क्यों है? उसमें सबसे बड़ा कारण एक ये है कि हमारे देश के किसानों को सही क्वालिटी के एग्री इनपुट नहीं मिलते। नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाइयां, नकली इम्प्लीमेंट, नकली इरिगेशन के सामान। तो जब नकली मिलेगा तो क्या होगा, आप समझ रहे हैं। और वो प्रूफ सामने है। वो कहते हैं ना, पढ़े लिखे को पुरानी कहावत है, बिन पढ़ को फांसी। तो ये ऐसी कहावत है, पढ़े लिखे को क्या। तो आज इससे बड़ा प्रूफ क्या है कि हमारी किसान की इतनी मेहनत करने के बाद, एक तो ये, दूसरा हमारे किसान के पास नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं पहुंच रहा। सन 2009 का बजट पेश करते हुए उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब ने अपने बजट स्पीच में कहा था, जो आज भी इंटरनेट पे उपलब्ध है, जांची जा सकती है, कि आवर एक्सटेंशन सिस्टम हैज collapsed। आई विल रिपीट, our extension system has collapsed and we are looking for alternate। उस समय की सरकार में भी कोई अल्टरनेट नहीं आया, लेकिन इस समय सरकार ने बहुत सी अच्छी नीतियां बनाई, लेकिन उन नीतियों का फायदा देश के मुश्किल से 1% बड़े किसानों को मिलता है। तो आज नीतियां ऐसी बननी चाहिए कि जिसका फायदा सिर्फ बड़े किसानों को ना मिलकर छोटे किसानों को भी मिले। अब आप कहेंगे कि छोटे किसानों को कैसे मिले। आज ड्रोन की टेक्नोलॉजी तो आ गई, उसके ऊपर 18% जीएसटी। आज कीटनाशक, उसके ऊपर 18% जीएसटी। फर्टिलाइजर पे पिछले साल सरकार का सब्सिडी बजट 2.5 लाख करोड़ को क्लोज कर दिया था। अब एक तरफ सरकार सब्सिडी दे रही है, दूसरी तरफ फर्टिलाइजर पे 5% टैक्स लगा रही है, दूसरे एग्री इनपुट पे 18% टैक्स लगा रही है। सरकार का एक्सटेंशन सिस्टम लिमिटेड, गिने चुने लोगों तक पहुंच रहा है। तो जब तक किसान के पास ज्ञान नहीं पहुंचेगा तो वो कैसे पैदावार बढ़ाएगा। और तीसरी मुख्य आवश्यकता है, उसको ओपन कॉम्पिटिटिव मार्केट मिलनी चाहिए। आज हम देते हैं टमाटर का भाव 50 रुपए, किसान को मिलता है 5 रुपए। यहां ऑनियन का भाव हो जाता है 100 रुपए, किसान को मिलता है 10-15 रुपए।
तो जब तक ये डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं होगी और किसान को सही समय पर पैसा नहीं मिलेगा बैंकों द्वारा, तो ये स्थिति बदलना आसान काम शायद ना हो। आपने जैसे कहा कि नकली कीटनाशक पे कानून बहुत बने हैं, लेकिन उस पे कोई जो है समाधान या एक्शन नहीं होता। ये एक्शन क्यों नहीं होता? क्या सरकार को नहीं पता कि नकली कीटनाशक से किसानों को नुकसान है, उनको जीएसटी का भी नुकसान हो रहा है? तो ऐसे क्या कानून देश में बनने चाहिए कि ये लोग जेल के पीछे जाएं? देखिए शर्मा जी, कानून तो बने हुए हैं जी। अगर कानून नहीं होते तो 68 डीलरों के लाइसेंस कैंसिल नहीं होते, कस्टम में 2 रेड नहीं होती, लेकिन उन कार्यान्वयन होता तो 2 रेड नहीं 200 रेड हो सकती। कस्टम में खुला चाइना से स्मगल हो रहा है और इस कानून का क्रियान्वयन नहीं होता। अब आपने मुझसे पूछा कि क्रियान्वयन क्यों नहीं होता, तो भाई मैं कोई लीगल अथॉरिटी तो हूं नहीं, इसका क्रियान्वयन करना सरकार का काम है। आपको क्या वजह होती है, मतलब आपको लगता है कि ये सरकार को करना चाहिए? मतलब वजह जो कहीं आप इतने साल इंडस्ट्री में है और इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री ने भी कहीं ना कहीं अपना विषय सरकार को रखा होगा कि साहब आपका जीएसटी का नुकसान है, जो कंपनी का नुकसान हो तो है, लेकिन आपका जीएसटी का नुकसान है, किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाएगी। सरकार को ये बात हम बार बार रख रहे हैं, मंत्री जी को भी रख रहे हैं, सरकारी अफसरों को भी रख रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो इस क्षेत्र को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे, या वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे कि भाई इसमें गंदगी है, कहीं इस गंदगी में हमारे ऊपर भी शायद आक्षेप ना लग जाए, मुझे नहीं पता। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सरकारी अधिकारियों से पूछें जिनको एक्ट का क्रियान्वयन करना है, तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं? जब कानून का पालन नहीं हो रहा तो कानून का पालन करवाना सरकार का काम है, और इसमें मिली भगत होती है ऊपर से नीचे तक, सभी लोग जिम्मेदार हैं, इसके बनाने वाले भी जिम्मेदार हैं और बेचने वाले भी जिम्मेदार हैं। जी। लेकिन अगर बेचने वाले और बनाने वालों को नहीं पकड़ा जाता कानून के हिसाब से, तो आई कांट से कि उनकी जिम्मेदारी। एक विषय और चल रहा है आज की डेट में साहब कि बहुत सारे जो बुद्धिजीवी कहते हैं साहब देश में जैविक खेती होनी चाहिए। श्रीलंका का एग्जाम्पल सामने, खाने के लाले पड़ गए वहां, और एक बैलेंस जो तकनीक होनी चाहिए, हम सही मात्रा में कीटनाशक लें और खाद्यान्न जो फूड सिक्योरिटी जो है, जो अभी G20 के अंदर फूड सिक्योरिटी पे सब मंत्री जो देश के आए थे, हमारे मिनिस्टर में मोदी जी का भी संदेश था, उस पर चिंतन हुआ। तो ये जैविक खेती और अच्छे कीटनाशक, इनके बैलेंस संतुलित इस्तेमाल हो और फूड सिक्योरिटी देश में बने, इस विषय पे क्या कहना है आपका? सर देखिए, इस विषय पर हम तो अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, जो डेवलप कंट्री है जिनके पास बहुत पैसा है, अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना हमसे 30 गुना पेस्टिसाइड यूज करता है, अमेरिका भी हमसे 15 गुना पेस्टिसाइड यूज करता है, यूरोप भी यूज करता है। पर हेक्टेयर कुछ आंकड़ा अगर दे सकें तो आप, चाइना इंडिया यूज करते हैं। मैं आपको एक स्लाइड देता हूं जो आप अपने स्क्रीन पर दिखा लें जी, तो मैं आपको स्लाइड ऐसा मोटा मोटी भी बता दें पर हेक्टेयर चाइना में कितना होता है, इंडिया में? हाँ देखिए, चाइना में पेस्टिसाइड का कंजम्पशन है 13 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज्यादा जी, और हमारे देश में है 360 ग्राम प्रति हेक्टेयर। आप देख रहे हैं कितना फर्क है। तो हमको फसल को कह रहे हैं आओ किलो, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे मेरी चिड़िया, भर भर पेट। अरे वो जमाना है क्या आज हम ऐसे चिड़ियों को खुला खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते। तो ये तो हमारे देश में हो रहा है ना कि आज अगर जैविक खेती से काम चल सकता तो अमेरिका वाले क्यों नहीं करते, यूरोप वाले क्यों नहीं करते, जापान वाले क्यों नहीं करते? हमारे को क्यों कह रहे हैं जैविक खेती करो? इंग्लैंड का पीछे लिटरेचर पब्लिश हुआ था कि अगर इंग्लैंड में पूरा जैविक खेती कर दी जाए, उनका रिसर्च पेपर था, तो उनको दुगनी जगह चाहिए खेती की जो आज उनके पास है, और वो किसी भी हालत में संभव नहीं है, क्योंकि जैविक खेती एक निच मार्केट के लिए संभव है कुछ पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि तो वहां फसल की पैदावार जो ट्रेडिशनल है उससे काफी कम होती है। आज तक किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ऐसी रिसर्च नहीं हुई कि जैविक खेती से हमारी पैदावार कम नहीं होती जी। आज हमको साइंस के साथ जाना चाहिए।
जो साइंटिस्ट कहें, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिसर्च होके प्रूफ होके सबको दिखाया जाए। अब जो सेंटीमेंट से कुछ लोग चर्चा करते हैं, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूं। आने वाले 3 सालों में आप धानुका को कहां देखते हैं? किस शिखर तक धानुका आगे वाले 3 साल में जाएगी? देखिए, धानुका को मैं सिर्फ एक बिजनेस के एंगल से नहीं देखता। बिजनेस में तो जैसे हम ग्रोथ कर रहे हैं डबल डिजिट, जैसे पिछले साल हमारी 15% की ग्रोथ रही कंपनी की, जी। तो ग्रोथ तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत जैसे देश में डबल डिजिट ग्रोथ आना तो मामूली सी बात है। लेकिन हमारा विजन है कि देश के 3 करोड़ किसानों तक अगर हम नई तकनीक का फायदा पहुंचा पाए, तो आज नई आईटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है, अदरवाइज तो ये संभव नहीं था जी। हमारा विजन है कि आईटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम 3 करोड़ किसानों तक जुड़ें और उनको नई तकनीक की, नई टेक्नोलॉजी की जानकारी दें। हमारा फ्री कॉल सेंटर है, जहाँ कोई भी किसान भाई पूरे देश से फोन करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। अगर टेलीफोन पर समस्या का समाधान नहीं मिलता तो वो अपनी समस्या का वीडियो बना के खेत पर भेज सकता है, हमारे लोग उसको देख के जवाब देंगे। अगर उस पर भी बात नहीं है तो हमारे लोग फील्ड में जाके विजिट करके किसान की समस्या को समझकर उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और ये आज तक हम करते आ रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमने ये किया है वहाँ मैं आपको बता नहीं सकता। अभी मैं जलगांव में था 29 मई को जी, और 30 जून को वापसी में मैं सिल्लोड के पास एक मिर्ची के खेत में रुकने का मुझे सहयोग मिला, जहाँ हमारे प्रयोग का प्रदर्शन हुआ। आप चाहें तो वो फोटोग्राफ भी मैं आपको दे सकता हूँ, जहाँ हमारी कीटनाशक का इस्तेमाल किया गया, डिसाइड नाम का प्रोडक्ट जो 4 कीटों को एक साथ कंट्रोल कर रहा है। किसान की ऐसी बढ़िया क्वालिटी की मिर्ची 45 रुपये उसने कहा मंडी में बेच रहा है, हरी मिर्ची 45 रुपये किलो। अगर हमारी टेक्नोलॉजी से जो मिर्ची अगर 10-15 रुपये बेच रहा था, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाए कि किसान को 45 रुपये मिले, या 2021 में मिर्चों की फसलें बर्बाद होगी और किसान को आत्महत्या तक करनी पड़े, तो आज मैं तो बड़े अपना आपको गौरवान्वित महसूस करता हूं कि किसानों को हम जो ज्ञान दे रहे हैं, और बातों से नहीं, प्रैक्टिकल उसके खेत पे जाके, अगर मैं आज खेत पे खुद जाके अपनी टीम को मोटिवेट करता हूं। 12 बजे मैं खुद खेत में खड़ा था और हमने वहां मिर्ची के खेत देख के आज मुझे बड़ी खुशी होती है। और जो किसान सादर सम्मान सत्कार करते हैं, उसको देख के तो आनंदित हो जाता है कि हमारे देश के किसान आज भी कितने भोले हैं, और कोई उनके घर जाए तो कितना मान सम्मान आदर करते हैं। हमारे देश के किसानों को, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, 6 जवान 6 किसान, आज हम जो रोटी खा रहे हैं हमारे किसान और मजदूर भाइयों की मेहनत की वजह से खा रहे हैं। अगर किसान और मजदूर खेत में काम नहीं करेंगे तो आज फूड की सिक्योरिटी बातों में रह जाएगी, नहीं होगी प्रैक्टिकल। और ये भगवान का हमारे ऊपर, मैं तो कहता हूँ, वरदान है कि हमारे देश में यंग पॉपुलेशन है और वो चमत्कार करेगी। और आने वाले समय में हमारे देश में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, ऐसे ऐसे कार्य होंगे कि 2047 में हम विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी होंगे। आपने भी विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी बनने की बात कही। इसी साल माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी ने मोटे अनाजों का एक श्रृंखला उन्होंने चालू, जो श्री अन्न कहते हैं। इस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये श्री अन्न मिलेट्स, इसकी अभी हम G20 में भी भाग ले रहे थे, वहाँ पर भी काफ़ी चर्चा थी। वहाँ भी खाने में श्री अन्न को शामिल किया गया। वहाँ हमने बाजरे की खीर चखी, वहाँ हमने बाजरे का हलवा खाया, बाजरे की रोटी खाई जी। और सभी विदेशी मेहमानों को भी खिलाई गई। तो आज तो देखिए, हम तो राजस्थान से आते हैं, हमारे फोरफादर 150 साल पहले राजस्थान में खाते ही बाजरा था, और आज भी सर्दियों में हमारे यहाँ बाजरा ही खाया जाता है। आज हम गेहूं में या चावल में
जिंक की, आयरन की फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं, जबकि श्री अन्न में ऑटोमेटिक ये न्यूट्रिएंट्स हमारे पास हैं। तो आज बीच में धान चावल का लोग अच्छा अन्न समझने लगे बजाय दूसरे अन्न के। आज भी अगर कर्नाटक में जाएं, महाराष्ट्र में जाएं तो ज्वारी की रोटी खाई जाती है, रागी की रोटी खाई जाती है। शहरों में बीच में कुछ लोग भूल गए, लेकिन आज भी इसके न्यूट्रिशन को देखते हुए इस श्री अन्न का प्रचार हो रहा है। श्री अन्न के बहुत से व्यंजन हमने देखे, श्री अन्न के लड्डू देखे, बिस्कुट देखे, नमकीन देखे। तो आज श्री अन्न के विभिन्न प्रकार के पैक्ड फूड बन रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में श्री अन्न बहुत पॉपुलर होगा, ना कि सिर्फ गरीबों के लिए बल्कि ये अमीर लोगों का एक रिच फूड बन जाएगा। अगर साहब आपने खेत पे, खलियान पे, पानी पे, किसानों पे, नकली कीटनाशक पे, दुगनी आय पे, तकनीक पे, सब विषय पे खुल के आपने बातचीत की। मैं साधना न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। शर्मा जी धन्यवाद, आपने मेरे को ये मौका दिया और मैं अपनी बात रख पाया। धन्यवाद। और सभी किसान भाइयों का और सुनने वालों का धन्यवाद। हम ये सिलसिला चालू रखेंगे और किसानों के लिए उनके फायदे की बात हर वीकली लाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।